मेरे हिसाब से ये एक गुनाह है जिसमें सिर्फ सजा होनी चाहिए। जिस इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास किया, उसकी हर सांस पर एकाधिकार माना, सार्थक निरर्थक साथ निभाए पल छलावा साबित हो, कैसा लगता होगा। टूटे विश्वास की किरचों से मन घायल होते होंगे। विश्वास बुलबुले सा फूटता होगा। जैसे कभी आवेश में बोलती अरु चुप हो गई। शुभरा, कभी कभी हम कैसे कुछ रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी कीमत तब पता चलती है जब उनसे दोबारा रूबरू होते हैं, वरना तो चंद वैचारिक मतभेदों ने हम दो सहेलियों को दूर कर दिया था। आज सालों बाद मिलकर ढेर सारी बातें करके कितना अच्छा लग रहा है। सालों बाद कनाडा से आई अपनी सहेली अरुणिमा की बात के जवाब में शुभरा बोली, हम कभी अलग नहीं थे। हाँ, सोच अलग थी। अपने अपने तरीके से हम एक दूसरे के जीवन को बेहतर देखना चाहते थे। तुम कनाडा में थी तो क्या, मैंने हमेशा तुम्हारी दोस्ती को अपने जीवन में अहम स्थान दिया है। छोड़ वो सब, तुम ये बताओ इंदिवर कैसे है। लविंग और रिलायबल। लकी हूँ मैं। यामिनी की कोई खबर? उसने अपनी गृहस्थी बसा ली है। चलो, केतन का पीछा छूटा उससे। अरुणिमा की बातें उसी दूरी पर आकर टिक जाती थी जिनसे शुभरा बचना चाह रही थी। पुरानी अप्रासंगिक बातों से बचने की कोशिश में शुभरा ने बात बदलते हुए कहा, तुम और इंदिवर केतन से मिलकर जाना, वैभव और वंशिका को हॉस्टल से लेकर कल सुबह आ जाएंगे। उन सबको भी सालों बाद तुझसे मिलकर अच्छा लगेगा। शुभरा की बात सुन अरुणिमा धीमे से मुस्कुरा दी। 2 पल की चुप्पी के बाद शुभरा ने फिर कहा, तुम इतने बड़े एनजीओ से जुड़ी हो, बहुत अच्छा लगता है देखकर। अपने सर्वे के बारे में बताओ, कैसा हुआ, किस चीज पर सर्वे किया है तुम लोगों ने? ठीक ठाक हो गया, अभी फाइनल डेटा आना बाकी है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि किस देश में तलाक अधिक होते हैं और उनकी वजह क्या क्या हो सकती है। अपनी सालों बाद आई सहेली अरुणिमा से बातें करती शुभरा की स्थिति इधर कुआं तो उधर खाई के समान हो गई थी। जिन बातों को वो छेड़ना नहीं चाहती थी, उन बातों के छेड़ने से तनावपूर्ण परिस्थितियां बनने लगी थी। फिर भी हंसते हुए शुभरा ने कहा, इतना गंभीर विषय तो अपना भारत किस पायदान पर है। वैसे तो और देशों की अपेक्षा भारत में तलाक लेने वालों की संख्या कम है, पर इस बार भारत में पहले की तुलना में संख्या में इजाफा हुआ है। कितना बुरा लगता है सोचकर कि भारत जैसे देश में, जहां विदेशों की तुलना में वैवाहिक संबंधों की जड़ें गहराई तक जमी होती थी, आज उनकी चूल्हे हिल गई हैं। हाँ, लेकिन संख्या बढ़ने के पीछे कारण भी होते हैं। उनमें से एक कारण तेजी से उभरा है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। खैर, ये फैसला तो व्यक्तिगत परिस्थितियों पर टिका होता है। इस वजह से तलाक वही लेते होंगे जिनके सामने और कोई रास्ता नहीं होगा। मसलन, बहुत आगे निकल गए हों, उस रिश्ते से बाहर आना मुमकिन न हो। अलगाव तो अंतिम हथियार है, उसे उठाने से पहले अन्य संभावनाओं को आजमा लेना चाहिए। मेरा मतलब है समय देना चाहिए, शायद सुधार की गुंजाइश बची हो। तू अभी भी अपनी उसी संकीर्ण मानसिकता से घिरी है। मेरे हिसाब से ये एक गुनाह है जिसमें सिर्फ सजा होनी चाहिए। जिस इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास किया, उसकी हर सांस पर एकाधिकार माना, सार्थक निरर्थक साथ निभाए पल छलावा साबित हो, कैसा लगता होगा। टूटे विश्वास की किरचों से मन घायल होते होंगे। विश्वास बुलबुले सा फूटता होगा। जैसे कभी आवेश में बोलती अरु चुप हो गई। कभी शब्द पर शुभरा का ध्यान गया तो नजरें अरु पर टिक गई। जिस विषय को जतन से दूर रखा वो अरु ने छेड़ दिया था। इत्तेफाक था या जानबूझकर किया प्रयास, बचना मुश्किल था। मुस्कुराते हुए शुभरा ने चाय का कप बढ़ाया तो अरुणिमा ने नजरें झुका ली। अरु, हम अपने विचारों के टकराव के कारण एक दूसरे से विमुख हुए थे। उस वक्त मैं तेरे किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। शायद इस बार तुम्हें समझा पाऊं। मैं तो तब भी तुम्हारे केतन के साथ रहने के फैसले से सहमत नहीं थी। आज भी तुम्हारे किसी तर्क से सहमत नहीं होंगी। तुम्हें मेरा हस्तक्षेप उस वक्त नागवार लगा था। अरु, तेरे कहने पर अगर मैं केतन को छोड़कर दूसरी जिंदगी का चुनाव कर भी लेती तो क्या गारंटी थी कि मेरी दूसरी जिंदगी खुशनुमा ही होती, जबकि केतन यामिनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर मेरे सामने गिल्टी था। ऐसे में एक मौका मैंने उसे दिया और मेरा वो रिस्क जाया भी नहीं गया। तुम्हारे जैसी कमजोर और सुरक्षा दायरे में रहने वाली औरतें ही इन मर्दों का मनोबल बढ़ाती हैं। बेशक केतन ने अपनी गलती मानकर यामिनी से रिश्ता तोड़ा, तो क्या उसकी गलती माफी योग्य थी? मैं मान नहीं सकती कि उसकी बेवफाई तेरे दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाती होगी। अगर जांच परख का कोई मानक होता तो बताती कि इस रिश्ते में वापस जाकर मैंने क्या पाया। एक पति होने के नाते उसने विश्वासघात किया, लेकिन पिता होने का दायित्व वो तब भी बखूबी निभा रहा था। हमारे बीच अभी कुछ ऐसा था जिसमें सांसें बची थीं। हम दोनों की तरफ से अपने रिश्ते को जिंदा करने के प्रयास किए गए थे। केतन ने एक ईमानदार कोशिश की थी हर तरफ से खुद को यामिनी से दूर करने की। अगर मैं होती तो ऐसे इंसान की बेवफाई के लिए उसे कभी माफ नहीं करती। मैं भी माफ न करती अगर उसकी फितरत में बेवफाई होती।
इतना कुछ जानने के बाद भी मुझे केतन के साथ एक सुरक्षा का एहसास होता था। उसने बच्चों को और मुझे जिस तरह से इस दुनिया के सामने थोमे रखा, वो सुरक्षा का एहसास सच्चा था, कहीं कोई बनावट नहीं थी। केतन स्वार्थी था, वो जानता था कि यामिनी के साथ उसका रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं निभेगा, इसलिए तुम्हें थामे रखा कि कहीं उसके हाथ खाली न रह जाएं। अगर केतन स्वार्थी था तो मैं भी स्वार्थी थी, जो उस सुरक्षित दायरे से निकल पाने का मन नहीं बना पाई। तुझे केतन को देखकर कभी गुस्सा नहीं आया? आया था, बहुत आया था। यथार्थ और आभासी कल्पनाओं के बीच उलझन में पड़ी थी। उस वक्त केतन यामिनी को छोड़कर मेरी ओर बढ़ रहा था, ऐसे में मैंने उसे थामने में देर नहीं की। आज समय की धूल हमारे उस अतीत पर पड़ चुकी है और उसे दोहराकर उस गर्द को हमने हटाने की भूल नहीं की। उसी का परिणाम है हमारा आज का संतुष्ट परिवार। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर संभाल लिया जाए तो ठीक होता है, वरना बाद में पछतावा होता है। हालांकि उस समय केतन की ओर से दिल पत्थर हो गया था, पर बच्चों की तरफ का हिस्सा तो अभी भी कोमल था। उसे पत्थर बनाकर अपने ईगो के लिए लड़ भी जाती अगर केतन उसी रास्ते पर चलता रहता, पर ऐसा भी तो नहीं हुआ। जब मैं अवसाद में थी तब उसने यामिनी की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। एक बार को मान भी लूं तेरी बात, तो क्या अतीत के कड़वे पल तुझे याद नहीं आते? मैं तन मन से अपने बच्चों के भविष्य और वर्तमान को पकड़े खड़ी रही थी। अतीत का जो हिस्सा हमारा नहीं था उसे संभालकर क्यों रखती? वो परिस्थितिवश बुना ऐसा जाल था जिससे निकलने में हम दोनों की भलाई थी और एक दूसरे के साथ के बगैर ये मुमकिन नहीं था। आरू की असहमति उसके निर्विकार भावों से टपक रही थी। 100 बात की एक बात, तेरी कमजोरी का फायदा केतन को मिला। इतना कुछ होने के बाद भी उसके लिए कुछ नहीं बदला। आरू, तुमने मुझे हमेशा कमजोर कहा, ये सच भी था, तभी शायद केतन ने मेरी राह में आने वाले कांटों को चुन चुन कर निकाल दिया। आखिर 8 सालों के साथ में वो इतना तो समझ ही गए थे कि मेरी शक्ति परीक्षा का ये अंतिम पायदान है। उस समय मन ने केतन को पति के रूप में अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन हमारे बच्चों के प्रति उनकी संजीदगी ने पिता के पद से उन्हें कभी उतरने नहीं दिया। जिम्मेदारियों से न मैं पीछे हटी न केतन। समय के बहाव में बहते हम कब एक दूसरे के पास बहकर चले आए पता ही नहीं चला। आरू कुछ कहती उससे पहले ही कॉलबेल बज गई। कौन आया होगा इस समय? कहीं केतन तो नहीं? ऐसी बेतरतीब सी बेल तो वही बजाते हैं, लेकिन वो तो कल। आरू उसे ध्यान से दरवाजे तक जाता देखती रही। दरवाजा खुलते ही सरप्राइज के शोर के साथ शुभरा के चेहरे पर फ्लैश चमका था। कैमरा लिए वैभव हंसता हुआ अंदर आया। वैभव को विस्मय से देखती शुभरा कुछ समझती उससे पहले वंशिका ने उसे गले लगाकर सुखद आश्चर्य में डुबो दिया। तुम लोग तो कल आने वाले थे ना? बोलती हुई शुभरा की नज़र केतन पर पड़ी, जो पीछे खड़े उस नज़ारे का आनंद उठाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ओह, तो ये सब तुम्हारी करामात थी, तभी कल से कोई फोन नहीं किया। अब मैं भी एक सरप्राइज देती हूँ। उसके बोलते बोलते अरुणिमा आ गई तो केतन हंस पड़े। मैं भी कहूँ कि बात क्या है जो तुम्हारा एक भी कॉल नहीं आया? अरु, इंदिवर भी आया है क्या? उससे कल मिलना हो पाएगा, शुभरा इत्मीनान से बता रही थी और अरु उस बदले माहौल में खुद को अकेला महसूस कर रही थी।